हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने गैस लॉस पढ़ लिए थे और आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन की, वेलोसिटीज़ की और रियल गैसेस की। देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं डिस्कस एक घंटे के टाइम में, और वहीं पे हम लोग रोक देंगे। तो एक लेक्चर तो देखो आना ही आना है एडियोमेट्री के साथ, तो एडियोमेट्री इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए 1 घंटा लगाया जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी हद तक स्टेट्स ऑफ मैटर कवर कर लेंगे। शीट स्टेट ऑफ मैटर की तुम्हें मिल जाएगी आज शाम तक, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएंगे, और हाइड्रोकार्बन की शीट अपलोड कर दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके सवाल लगाना शुरू कर दो। और स्टेट्स ऑफ मैटर के PYQs भी तुम्हें फ्राइडे तक मिल जाएंगे, ठीक है। फ्राइडे तक मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, थर्मोडाइनमिक्स। यार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस तेज चल रहा है। 11th वालों का खासकर हम लोगों ने काफ़ी आगे तक पढ़ लिया है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक, फिर इक्विलिब्रियम और फिर इनऑर्गेनिक पे चलेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक का बीच में शुरू करने का कोई मतलब बनता नहीं है, फ्लो बना हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का, और स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने एक सवाल देके छोड़ रखा था, वहाँ पे कई लोगों ने, एक ही बच्चे ने आंसर किया और लोगों ने आंसर नहीं किया, तो उसका आंसर तो करना है सबको, है ना। तो हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? नोट्स हमें मिल रहे हैं dextercam.in पे, बैच पे क्लिक करके जाएंगे और वहाँ से चैप्टर नंबर पे, लेक्चर नंबर पे क्लिक करके लेक्चर डाउनलोड कर लेंगे मेरी हैंडरिटन नोट्स में। और मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। और एक सजेशन और चाहिए था यार, कि क्या इन नोट्स को मैं PDF में प्रिंट भी करवा के दे दूँ तुम लोगों को, हैं कि एक प्रिंट आउट, मतलब पूरा एक कंपाइल कर दूँ कि फिजिकल की एक नोटबुक बना दूँ, इनऑर्गेनिक की अलग बना दूँ, ऑर्गेनिक की अलग बना दूँ, ऐसी नोटबुक्स बनवा दूँ। अगर ये भी चाहिए तो ये भी किया सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ये भी कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल बात अपने शुरू करेंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड इन 8.2 लीटर कंटेनर एट 300 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। एवरेज मोलर मास वॉज फाउंड टू बी 34/3 grams। देन फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द कंटेनर, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, T=0 पे हमें पता है इसके कितने मोल्स लिए गए, 1 मोल लिया गया है किसका, और 3 मोल लिया गया है किसका, ये 0 होगा। T पे हमने मान लिया कि जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो 1 में से कुछ x गया होगा, तो ये 3 में से 3x, 1 में से 3x गया होगा, 3 में से 3x गया होगा, 1 में से नहीं, 3 में से 3x गया होगा, और ये 2x बन गया होगा, ठीक। तो हमें गिवन क्या है, एट इक्विलिब्रियम द एवरेज मोलर मास हमें गिवन है, एवरेज मोलर मास हमें गिवन है 34/3। तो तीनों का मिला के होगा, ठीक है। और इसे निकालेंगे कैसे, एवरेज मोलर मास को निकालने का तरीका क्या है कि 1 - x मोल्स इंटू कितना हो जाएगा मास, 28 प्लस 3 - 3x इंटू 2 प्लस 2x इंटू 17 इज इक्वल टू 34/3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एवरेज है। तो एवरेज कितना गया, 1 - x प्लस 3 - 3x प्लस 2x। यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखना कैसे करेंगे। ये हो गया 28 - 28x प्लस ये हो गया 6 - 6x प्लस 34x डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 - 2x इज इक्वल टू 34/3। तो देखना ये और ये तो सारे कैंसिल हो गए, और ये 34 है, इसे एक स्टेप और लिख देते हैं तुम्हें समझ में ना आए। तो ये हो गया 34/4 - 2x इज इक्वल टू 34/3। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये आ गया 4 - 2x इज इक्वल टू आ गया 3। तो 2x इक्वल टू आ गया 1, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 आ गई, और हमें निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/2 आई, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, 3 - 3/2 यानी कि 1.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए, 1 - 1/2 यानी कि 0.5। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने आ गए टोटल,
2x यानी कि 1। ठीक, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? इक्विलिब्रियम पे हो गए 1.5, ये 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1 यानी कितने हो गए भाई? 3 मोल्स हो गए। अब हमें पता है कि हम इक्विलिब्रियम पे पी वी इक्वल्स टू आर टी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं इसे कमेंट करके बताना कि पी वी इक्वल्स टू आर टी केवल हम लोग इक्विलिब्रियम पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे? ठीक, क्योंकि अब तो ये तो रिएक्टिंग गैसेज हैं, आइडियल गैस तो है नहीं, तो ये बताना कैसे। तो इस पर हम इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालने, वॉल्यूम कंटेनर का कितना है? वॉल्यूम कंटेनर का 8.2 लीटर्स है और टेम्परेचर 300 है, तो ये 8.2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमें 3 है और ये हो गया 0.082 इंटू 300। ठीक, तो ये 2 जीरो से ये डेसिमल यहाँ आया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू 9 ATM आ गई। तो पार्शियल प्रेशर कितना आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया कितना? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 यानी कि 4.5। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 यानी कि 1.5 आ गया। ठीक, और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आ गया? अमोनिया कितना आ जाएगा? 1 इंटू 9/3 यानी कि 3। तो ये पार्शियल प्रेशर्स आ गए और यही हमें निकालने थे, तो यही आंसर होगा 4.5, 1.5 और 3। सिंपल सवाल था, कोई इसमें दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, कैसी भी। ठीक है, बड़ी आसानी से लगा दी है, कोई इसमें तकलीफ़ की बात तो है नहीं, जरा सी भी तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, मतलब ये ईजी चीज़ है। ठीक, अब बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की। नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखेंगे कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कर रहा है। तो पहले डिफ्यूज़ का मतलब समझ लेते हैं, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। देखो, तुमने डिफ्यूज़न दिन रात देखा है, जब कभी तुमने देखा होगा ना कि अगरबत्ती को जला देते तो धुआं डिफ्यूज़ होता है, इसीलिए जो फ्रेगरेंस डिफ्यूज़र आते हैं। एक शब्द होता है इफ्यूज़न, एक शब्द इफ्यूज़न भी है। तो डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में डिफरेंस क्या है भाई, ये हमें बताओगे? कमेंट करके बता सकते हो। डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में अंतर क्या है? पॉज कर लो 1 सेकंड के लिए, बताओ जल्दी से यहीं पे। डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में अंतर क्या होता है कि इफ्यूज़न इज डन फ्रॉम ए स्मॉल ओरिफाइस अंडर प्रेशर कंडीशंस। क्या होता है? इट इज़ डन, ऐसा लिख देते हैं कलर चेंज करके, इट इज़ द लीकिंग ऑफ गैस, ऐसा लिख देते हैं, लीकिंग ऑफ गैस फ्रॉम अ स्मॉल ओरिफाइस, फ्रॉम अ स्मॉल होल लिख देते हैं। ठीक, जब होल्स के थ्रू गैस पास करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? इफ्यूज़न हुआ है। डिफ्यूज़न में प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी नहीं है। ठीक, लिख देते हैं इन डिफ्यूज़न द प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जबकि इफ्यूज़न में प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम मान लो कोई सिलेंडर बना लें, ठीक है, और इसमें एक पार्टीशन कर लिया और यहाँ पे एक होल बना दिया, ठीक, तो गैस पार्टिकल अगर हम यहाँ से रखें तो यहाँ से यहाँ जब गैस जाएगी तो क्या होगी? इफ्यूज़ होगी। मतलब गुब्बारे से गैस लीक कर रही है तो इफ्यूज़ हो रही है, या सिलेंडर से गैस लीक कर रही है तो इफ्यूज़ हो रही है, और अगर सिलेंडर फट जाएगा तो गैस पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होगी? डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कौन सा लॉ? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। यानी गैस का जो मोलर मास है वो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, किसके? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब गैस को भाग के जाना है, तो जो हल्की गैस होगी वो तेज भागेगी कि मोटी गैस तेज भागेगी? ऑब्वियस बात है कि हल्की गैस ही तेज भाग रही होगी। ऑब्वियस बात है कि हल्की गैस तेज भाग रही होगी, तो हल्की गैस, तो जिसका मास कम उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिख देंगे R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। R is proportional to 1/√m, where R is rate of diffusion and capital M is molar mass of gas.
मोलर मास ऑफ गैस। ठीक, अब R1/R2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2/M1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, R2/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2/M1 हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ऐसा होगा। अब ये ज़रा सोच के बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिलेंडर से गैस लीक भी करती रहे और उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे? ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी बताओ भाई, कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम गैस लीक होती रहे और प्रेशर भी कांस्टेंट रहे? इज इट पॉसिबल और नॉट? यार आँख कुछ चला गया मेरी। ठीक, बताओ सोच पाएगी नहीं? देखो मैं बता रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। अगर देखो सिंपल सिलेंडर रखा तो उससे गैस लीक होगी तो प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर हम एक ऐसा सिलेंडर बना लें जिसमें पिस्टन लगाओ और इसमें स्टैंडर्ड इरेजर ले लेते हैं तो एक छेद बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसमें एक पिस्टन लगा है और इसमें गैस भरी थी। ठीक, तो जैसे जैसे गैस लीक होगी पिस्टन क्या होगा, नीचे आता जाएगा, तो प्रेशर को वो मेंटेन रख पाएगा। ठीक, जैसे जैसे गैस लीक होगी प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसी प्रपोर्शन में पिस्टन भी धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, जिससे गैस जो लीक हो रही है उसके लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने क्या करा, इफ वी टेक टू डिफरेंट आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर P1 एंड P2, टेम्परेचर सेम रखें और प्रेशर उनका P1 P2 रख लें, तो भाई जिसका मास कम था, जो हल्की थी, वो तेज भाग रही थी, और जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो तेज भागेगा। सिंपल बात है। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और जो मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो रेट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर का प्रोपोर्शनल लिख दिया तो हम लिख सकते हैं क्या, R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 टाइम्स M2/M1। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात आसानी से लिखी जा सकती है, समझी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और केस बनाते हैं। सपोज कर लो कि N1 आर द मोल्स ऑफ गैस 1 एंड N2 आर द मोल्स ऑफ गैस 2 विच टेक डिफरेंट टाइम T1 एंड T2 इन लीकिंग। तो वो जो रेट है वो एनीथिंग चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखना हो तो मोल्स बाई टाइम लिख देंगे या कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम लिख देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखना हो तो उसे एक्सेलरेशन लिख देंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो वैसे ही रेट को हम क्या लिख देंगे, चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे क्या लिख दें, N1/T1/N2/T2 इज इक्वल टू √M2/M1। या फिर अगर हमें डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना हो तो D1/T1 इज अपॉन D2/T2 √M2/M1। ये डिस्टेंस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक, where D1 and D2 are the distance, D1 and D2 are the distance, मैं सामने देख के लिखूंगा, गंदी गंदी राइटिंग आती, are the distance traveled by the gas 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि एक गैस को इधर से भेजा, एक गैस को उधर से भेजा। जेई मेंस का क्वेश्चन हम लोग अभी लगा लेंगे। ठीक, तो अगर हमें एक इक्वेशन हमें यह भी पता है कि डेंसिटी क्या किसके बराबर होती है, PM/RT के बराबर। डेंसिटी किसके बराबर है, PM/RT के बराबर। तो ρ1/ρ2 को हम लिख सकते हैं क्या कि M1/M2 है। ठीक, तो ये लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू √ρ2 या D लिख देते हैं इसे, या D भी लिख दो यार, है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं तुम प्रेशर ना समझ लो इसलिए, तो इसे लिख दें D2/D1। ठीक, ये ρ इक्वल्स टू D ही है डेंसिटी। ठीक है ना।
चलो एक सवाल लगा लेते हैं। क्या कह रहा है, सपोज दैट देयर इज 200 मीटर लॉन्ग नैरो ट्यूब, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड we pass nitrogen ammonia gas and from the right end we pass HCl gas. Identify the distance from the left end where the white fumes are first observed from the for the first time, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो अमोनिया, मैंने रिएक्शन लिख के रखी कि अमोनिया की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो इसके क्या बनते हैं, वाइट फ्यूम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वाइट फ्यूम्स बनते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सिचुएशन कैसी है कि मान लो एक ट्यूब है, नैरो ट्यूब है और इसकी लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। 200 मीटर है, सेंटीमीटर क्या दिया, सेंटीमीटर है, ठीक। लेफ्ट हैंड से हमने क्या डाली, लेफ्ट हैंड से हमने क्या पास की, अमोनिया, और राइट हैंड से हमने पास की HCl। तो ये दोनों कहीं आगे जाएंगे, ये दोनों कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इधर से ये भी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जंक्शन पे, कहीं पे जाके ये मान लिया कि आपस में मिले होंगे और यहीं पे NH4Cl के क्या होंगे, वेपर्स बन गए होंगे। हमें नहीं पता कहाँ बने, हमने मान लिया कि लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पे बने। तो राइट हैंड से कितनी डिस्टेंस बची, राइट हैंड से बची डिस्टेंस कितनी, 200 माइनस x। अच्छा, दोनों को आपस में रिएक्ट करना है तो टाइम तो पहुंचने का सेम होना चाहिए, दे हैव टू रीच एट द सेम टाइम। तो T1 विल बी इक्वल्स टू T2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1, ठीक। या डिस्टेंस लिख देते हैं, n की जगह डिस्टेंस लिख देते हैं, D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू M2 बाय M1, क्योंकि टाइम तो सेम लगेगा। अब डिस्टेंस गई कितनी, इधर से गई x अपॉन 200 माइनस x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, 36.5 डिवाइडेड बाय 17, ठीक। तो ये x अपॉन 200 की वैल्यू जो आ गई माइनस x, अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो ये अंडर रूट ऑफ 17 दूनी 34 और 14, ठीक। और इसका अंडर रूट ले लोगे और इसे x सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 118.69 सेंटीमीटर आएगी। और ये आनी भी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, देखो अगर जिज्ञास करके लगाना हो तो जो हल्की गैस है वो ज़्यादा दूर ट्रेवल कर जाएगी। तो बेसिकली कौन ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, अमोनिया ज़्यादा दूर तक चल गई, मिड पॉइंट पे ये रिएक्ट नहीं करे, ठीक। ये मिड पॉइंट पे रिएक्ट नहीं करे, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा ही एक सवाल बन जाता है कि हमने मान लो 200 बच्चे बैठा ले, लिख लो सवाल अपने आप कि हमने मान लो 200 बच्चे बैठा ले, एक तरफ से लाफिंग गैस पास की, एक तरफ से टीयर गैस पास की, दोनों का मोलर मास ढूंढ के लिखना और ये बताना कि कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो साइमल्टेनियसली हंस भी रहा होगा और रो भी रहा होगा, ठीक है। तो वही सवाल है सेम। अब इसके बाद बात आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ठीक। ये भाई फिजिक्स में पूरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे देख लो, आराम से पढ़ लो, लिख के रखा है इसलिए क्योंकि तुम लिखोगे साथ साथ, मैं लिखूंगा इतनी इंग्लिश तो बहुत देर लगेगी, तो लिख के रखा हुआ है। बाकी जो डिराइव करना है, जो सवाल लगाने, वो तो मैं लगा ही रहा हूँ साथ साथ, तो इसमें कोई दिक्कत की बात किसी को आनी नहीं चाहिए, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो भाई, पोस्टुलेट्स, कन्वेंशन और एजम्पशन, ठीक। पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स कह लो या एजम्पशंस कह लो, डेफिनेशंस कह लो और कन्वेंशन कह लो, इनमें यू शुड नॉट आस्क वाई, कि ऐसा ही क्यों सोचा गया। भाई वैसा ही सोचा गया, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम कन्वेंशन से रखा गया। बहुत सारे लोग तुम्हें चैतन्य कहने लगे तो तुम चैतन्य हो गए, तुम्हें बेवकूफ़ कहने लगते तो बेवकूफ़ हो जाते तुम, है कि नहीं। तो वो कन्वेंशन वाला नाम है, ठीक। जैसे स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, यू शुड नॉट आस्क कि हमें सर स्मॉल जी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही क्यों कहते हैं। कहते हैं तो भाई कहते हैं, जैसे तुम्हारा नाम है चिंटू मिंटू, ठीक, चोमू, कुछ भी नाम हो तुम्हारा, ठीक। अब पोस्टुलेट्स के लिए भी हम क्यों नहीं पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को, लेकिन क्यों नहीं पूछेंगे इसके बारे में, है ना। क्या कर रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, अब पोस्टुलेट ध्यान से पढ़ना, the molecules are so small that their actual volume is a negligible fraction of the total volume occupied by the gas molecule। कह रहा है कि जो अगर हम डिब्बा ले लें एक बड़ा सा, या एक कमरे में हम गैस पार्टिकल का, एयर के एक पार्टिकल का वॉल्यूम चेक करो रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है तुम्हारे केस में कि तुम्हें किसी फुटबॉल ग्राउंड पे खड़ा कर दिया जाए,
ठीक, तो फुटबॉल ग्राउंड पे खड़ा कर दें और कहे कि तुम्हारा वॉल्यूम फुटबॉल ग्राउंड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल फ्रैक्शन होगा ना, बहुत छोटे दिखाई दोगे तुम फुटबॉल ग्राउंड में चीटी के बराबर। ठीक, अगर सबसे ऊपर से देखें। ठीक, अब क्या कर रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन। तो जो 11 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं या 11 तो नहीं 22 लोग फुटबॉल पे दौड़ रहे हैं, तो कैसे दिखाई देंगे, कांस्टेंट रैपिड मोशन में दिखाई देंगे, कोई बैठा हुआ तो नहीं दिखाई देगा, दौड़ते ही भागते मिलेंगे सब लोग, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ से बात फुटबॉल ग्राउंड से आगे बदलेगी। नंबर 3 क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मॉलिक्यूलर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा, चेंज मतलब मोमेंटम का लॉस नहीं होगा, मतलब एक पार्टिकल अपनी एनर्जी सारी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा और कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब टकरा गए तो उसी को दे दी, भाई तू ही आगे चला जा, चल मेरे को नहीं जाना, ऐसा करके। ठीक है, कि द काइनेटिक एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, लिखा ना, द काइनेटिक एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर बट इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को तो मिल सकती है, लेकिन वो कभी भी लॉस नहीं होगी, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड लगी हुई है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, फिजिक्स में तुमने पढ़ रखा होगा। और ये चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स तो भैया प्योर फिजिक्स ही है, केमिस्ट्री तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो फिजिक्स के भी कम से कम 50 से 70% तक क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे आसानी से। ठीक, कह रहा देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, सबको आईटी क्लियर करना बिना लड़े झगड़े, है ना। ठीक, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो गैस मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर है वो क्या है, वो केवल जब मॉलिक्यूल्स जो गैस पार्टिकल के कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो होगा। ठीक है, तो यार ऐसा होगा कि गैस पार्टिकल अगर किसी कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स की वजह से कंटेनर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, उसे पलट जाना चाहिए, टॉपल कर जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर कमेंट में करके बताना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कि गैस पार्टिकल्स ने बम्बार्डमेंट किया वॉल पे तो फोर्स अप्लाई किया होगा, उस फोर्स की वजह से टॉपलिंग क्यों नहीं हो रही, वो पलट गया सिलेंडर वहीं पे रखा। ठीक, और जब भी दो सक्सेसिव कोलिजन होंगे उनमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये तो सिंपल बात है कि दो पॉइंट के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो वही ट्रेवल करेगा, हर कोई वही ट्रेवल करना चाहता है। अब इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे बनाएगी काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी, PV is equals to 1/3 mvrms square, where vrms is root mean square velocity, where vrms is root mean square velocity। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे इसे प्रूफ हेडिंग डाल दो, इसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, हमने क्या मान लिया कि हमारे पास क्या है, क्यूब है, उसकी लेंथ, क्यूब की लेंथ L है, और यहाँ पे m मास का पार्टिकल है जो तीनों डायरेक्शन में जिसके जाने की प्रोबेबिलिटी है और जिसकी वेलोसिटीज Vx, Vy और Vz है। ठीक है, और P इज द प्रेशर एक्साइटेड बाय द गैस, M इज द मोलर मास, Vrms इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, M इज एटॉमिक मास, Na इज एवोगाड्रो नंबर, यानी कि M इंटू Na करेंगे तो कैपिटल M आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखना भाई इसका डेराइव करता है, देखते लेट the velocity in x direction is vx। हमने मान लिया कि x डायरेक्शन में vx वेलोसिटी है, y में y और z में vz है, तो मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना आ जाएगा भाई, मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना आ जाएगा, मोमेंटम इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी एक्स, क्योंकि m मास का पार्टिकल था, vx की वेलोसिटी थी, m इंटू वी एक्स आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, उसे हम लिखेंगे डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स विल बी एम वी एक्स का पार्टिकल था, टकराया होगा और लौट के आया होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट गया होगा, तो ये आ गया 2mvx के बराबर, गया टकराया और वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट गया तो 2mvx हो गया। तो भैया चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन
इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया 2mvx डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन में अगर हम डेल्टा टी निकालें कितना समय लगा किसी पार्टिकल को, तो मैक्सिमम समय कब लगेगा, जब वो एक वॉल से पीछे वाली से आगे वाली दूसरी वॉल तक जा रहा होगा, तो इतना ही समय लगेगा। तो एल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वी एक्स की वेलोसिटी से, तो ये रख दिया हमने। तो फोर्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2mvx² बाई एल। ठीक, ये फोर्स आ गया। तो अगर हमें फोर्स पता लग गया तो प्रेशर कितना आ गया भाई, एल को छोटे ही एल लिखते हैं ना, तो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया, प्रेशर विल बी कितना हो जाएगा एफ एक्स अपॉन ए, यानी कि एफ एक्स कितना है 2mvx² अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर सरफेस एरिया। एल स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया। ठीक, अब ये तो एक्स डायरेक्शन में आ गया। ऐसे ही अगर हम इसे लिख दें पी एक्स है, तो पी वाई कितना आ जाएगा, पी वाई जाएगा 2mvy² बाई एल इंटू एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर। और इसी तरह से पी जेड आ जाएगा 2mvz² डिवाइडेड बाई एल इंटू एल स्क्वायर। ठीक, तो जो हम पी टोटल निकालेंगे दैट इज द एवरेज प्रेशर। एवरेज टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 2mv, जो वी रिजल्टेंट आएगा वी एक्स वी वाई वी जेड का, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू 6l स्क्वायर आ जाएगा। सीधे सीधे ऐड नहीं होगा क्योंकि सरफेसेस कितने 6 हैं। अभी हमने एक डायरेक्शन में ही देखा था, मतलब हमने 2 डायरेक्शन में भी नहीं देखा, नहीं तो डिवाइड बाई 2 लिखते। हमने 6 डायरेक्शन में देखा और सबको ऐड कर दिया। भाई ध्यान रखना 6 सरफेस हैं, देख लो कमरे में, एक दीवार आगे तुम्हारे मुंह के, एक पीछे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 दीवारें हैं, तो कितना 6 लिखना पड़ेगा। तो हम इसे लिखते हैं क्या 1/3 इंटू एम इंटू वी रिजल्टेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। तो ये हो गया 1/3 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, ये हमने निकाल लिया, प्रेशर की टोटल वैल्यू निकाली थ्योरेटिकली। ये क्या आ गई थ्योरेटिकल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, तो हमने क्या करना पड़ा कि वी रिजल्टेंट को हमें वी से रिप्लेस करना पड़ा। ये बात ध्यान रखने की है कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया तो हमें वी को चेंज करना पड़ा, वी रिजल्टेंट को चेंज करना पड़ा वी से। तो हमने पी टोटल को लिख दिया कितना एम इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। ठीक, तो P इंटू टोटल V इज इक्वल टू हो गया 1/3। अगर M इंटू हम Na मॉलिक्यूल्स कर दें तो ये VRMS स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M इंटू VRMS स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। ठीक, तो आसानी से प्रूव हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब क्या करो कि इसे PV को ऐसे रहने दें, इसे 2/3 अलग लिख दें, 1/2 2 का मल्टीप्लाई करके 1 का डिवाइड कर दें, चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। हाफ mv² देखो ये नंबर किसके बराबर होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV फॉर 1 मोल ऑफ गैस। PV इज इक्वल टू क्या होता है RT। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गई 3/2 RT। 3/2 RT हो गई काइनेटिक एनर्जी। इसे हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्या है, क्योंकि इसमें ये काइनेटिक गैस इक्वेशन आ गई। और एक खास बात और है कि अगर हम इन जनरल लिखना चाहिए, ये तो आइडियल गैसेस के लिए आई फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन जनरल अगर हम लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है FR/2T, वेयर F इज
वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम बात करेंगे इसकी किस में, थर्मोडाइनमिक्स में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस इन थर्मोडाइनमिक्स लिख देते हैं, विल डिस्कस इट इन थर्मोडाइनमिक्स, इसे थर्मोडाइनमिक्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वेलोसिटी की बात आ गई, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंडेंट आ रही है, 3/2 RT। 3/2 RT का मतलब है R तो कांस्टेंट नंबर है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर। अब एक मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटी और dv को इंटीग्रेट करके एक बड़ी सी इक्वेशन लिखी है, 4 इंटू m/2 kT 3/2 v² इंटू e⁻mv²/2 kT dv। ठीक, इस इक्वेशन को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस इक्वेशन का फायदा ये है कि इस इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और इस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे k क्या है, k यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/Na। k फॉर वन मॉलिक्यूल लिखा जाता है और R लिखा जाता है पर मोल, और पर मॉलिक्यूल लिखा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 8.314 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि कितना आ गया, यह आ गया 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इतना आसानी से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि इसे हम 3/2 kT भी लिख सकते हैं, तो बात आसानी से। अब जब इस बड़ी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, बड़ी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, तो तीन तरह की वेलोसिटी जो मेजर हम लोगों को पढ़नी है, और भी होंगी, लेकिन जो मेजर हमें तीन तरह की वेलोसिटी पढ़नी है वो कौन कौन सी है, वी मोस्ट प्रोबेबल पढ़नी है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल पजेस कर रहे हैं, उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला जो बन के आता है VMP का, वो √2RT/m आता है। इसे याद कर लेना कि ये फॉर्मूला क्या बन के आता है, 2RT/m आता है। VRMS क्या आता है, VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को √3RT/m लिखते हैं, वी एवरेज को 8RT/m लिखते हैं, और इनमें जो सबसे बड़ा है वो राम है। राम मतलब रूट मीन स्क्वायर, A फॉर एवरेज एंड M फॉर मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो ये राम ध्यान रखेंगे। अब हम एक एक वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं और उनके फॉर्मूले फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, इट इज द स्पीड और वेलोसिटी पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसियस मिक्सचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ऐसी वेलोसिटी जो बहुत सारे मॉलिक्यूल पजेस कर रहे हो, ऐसी वेलोसिटी विच मैनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पजेसिंग इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है, और इसकी वैल्यू √2RT/m आती है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसे हम लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, Vn तक जाएंगे और डिवाइड बाई n कर देंगे, तो एवरेज निकल आएगा, जिसे सॉल्व करने पे मैक्सवेल इक्वेशन को ये आ जाती है √8RT/m। जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। It is the square root of the mean of the square of speeds of various molecules of the gas. So VRMS क्या हो जाएगा, √V1² + V2² + V3² up to so on Vn² divided by n। तो VRMS की वैल्यू √3RT/m आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात आती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। तो इसका कर्व हम कैसे बनाएंगे, ये बना देते हैं हम लोग। ये कर्व बेसिकली किसके लिए है, यहां पे लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पे लिख लेते हैं वेलोसिटीज। ठीक, ये हमेशा एक बेल शेप्ड कर्व आता है। कैसा कर्व आता है, बेल शेप्ड कर्व आता है। बेल शेप्ड कर्व का मतलब इस टाइप का कर्व आएगा। अब बेल शेप्ड, ये इसकी शेप कैसी है, बेल शेप घंटी के आकार का है।
ये कर्व स्टैट्स का कर्व है, हमेशा ट्रू होने वाले कर्व में से एक है। तो इसमें अगर हम वेलोसिटी देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन कहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, तो इस पे जो वेलोसिटी आएगी करस्पॉन्डिंग इसके, वो मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगी। ये वेलोसिटी कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पजेस कर रहा है। ये सर्वे करने लगे, अगर तुम कभी सर्वे करने निकलो और तुम सर्वे करने की सोच लोगे हमें सर्वे करना है, तो तुम पाओगे कि सारे सर्वे इसी कर्व को फॉलो कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग एक सर्वे करते हैं कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 12th में पढ़ रही हैं और उनकी हाइट 5 फुट से 6 फुट के बीच में है, ठीक है। इंडिया में बात करते हैं 5 से 6, वेस्ट इंडीज़ नहीं जाना है कि 12th में जो पढ़ने वाली लड़कियां उनकी हम हाइट मेजर करना चाहते हैं, ठीक। तो तुम ऐसा देखोगे कि बहुत कम लड़कियां होंगी, बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी हाइट 3 फुट या 4 फुट होगी, ठीक। और बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी हाइट 6.25 फुट होगी कि नहीं बोलो भाई। इंडिया में एवरेज हाइट 5 फुट ही है। जो मेन लाई कर रहे होंगे हाइट में, वो कहाँ लाई करेंगे, वो लाई करेंगे इस रीजन में। अच्छा नहीं बन रहा, मोटा पेन है, पता कर दें, वो इस रीजन में लाई करेंगे। तो लगभग 67% पॉपुलेशन जो होगी वो यहीं पे लाई करेगी। ये हमेशा ट्रू है। मान लो तुम्हें हाइट का सर्वे नहीं, तुम्हें सर्वे, ये तो अजीब सा सर्वे है, ये सर्वे करो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आईफोन 8 प्लस से या आईफोन 11 है, ठीक है। तो बहुत कम लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनके पास आईफोन 5, 6 और 7 और 8 होंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जिनके पास 14 और 13 होंगे और 15 होंगे। 15 तो किसी किसी के पास आया है, कल ही लॉन्च हुआ है, तो वो तो लोगों के पास कम ही होगा अभी। लेकिन 14 भी कम लोगों के पास होगा। मेनली जो जनता होगी जो आईफोन यूज़ कर रही है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, आईफोन 10 और 11 ही होगा, आईफोन 11, 12 तक ही होगा। फिर 11, 10 से लेकर 13 तक होगा। 14 और 15 कम लोगों के पास होगा और 8 और उससे नीचे वाली सीरीज़ भी कम होगी क्योंकि ख़राब हो गए होंगे फ़ोन। तो ये सैम्पल हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो इस बारे में लिख देते हैं क्या कि ये क्या है, ये वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लेस वेलोसिटी। ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक। और एरिया अंडर द कर्व हमेशा कंजर्व रहेगा। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एरिया अंडर द कर्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अब हमने क्या किया, अब हमने जो किया वो हमने क्या किया कि हम लोगों ने 3 टेम्परेचर्स पे कर्व ड्रॉ किए। ठीक, 3 टेम्परेचर्स पे हमने कर्व ड्रॉ किए और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ग्राफ बनाया। तो हमें बताना है कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन आएगा। T1, T2, T3 में क्या रिलेशन आएगा। तो देखो यहाँ पे जो T1 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, T2 की यहाँ पे होगी, इसे 2 लिख देते हैं 7, और T3 की यहाँ पे होगी। तो ये बताओ कि VMP1, VMP2 और VMP3 में कौन ज़्यादा बड़ा है। VMP3 ज़्यादा बड़ा है, तो T3 विल बी ग्रेटर देन, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया क्योंकि वेलोसिटी और टेम्परेचर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा आएगा। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं किसी एक की बढ़ेगी, सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वो फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा जिनकी वेलोसिटी कम थी और वो फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा थी।
वो फ्रैक्शन कम होता जाएगा जिनकी वेलोसिटी कम थी और वो फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो ये सिंपल सी बात है। तो एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्राफ बिकम्स फ्लैट। ये सिंपल बातें थी। तो यहाँ तक की जो बात थी वो सारी आइडियल गैस के बारे में थी और आइडियल गैस की कहानी अब समाप्त हो गई। ठीक, आइडियल गैस की कहानी अब समाप्त हुई। अब बात आती है रियल गैस की। तो रियल गैस कौन सी गैस है? रियल गैस वो गैस है जो आइडियल नहीं है, और क्योंकि कोई आइडियल नहीं है इसलिए सब रियल है। अरे भाई, हम लोग तो आइडियलिटी को ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ आइडियल होती थोड़ी है। जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं, हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस हो जाए, स्मूथनेस बढ़ जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटे से छोटा हो जाए। तो ऐसी आइडियल गैस कौन सी गैस है? जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती हैं। बाकी सारी गैसेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं? रियल गैसेस की तरह। अब मज़े की बात यह है कि जब हम रियल गैसेस का डिस्कशन करेंगे तो रियल गैसेस बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगी जैसे तुम बिहेव करते हो रियल सिचुएशन में। ठीक, जैसे तुम रियल सिचुएशन में बिहेव कर रहे हो, रियल गैसेस भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगी। ठीक, देख लेते हैं। अभी तो हम लोग 20-25 मिनट और खींच सकते हैं क्लास को, तो इसे आगे बढ़ा देते हैं कि अकॉर्डिंग टू केटीजी क्या था, द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल फ्रैक्शन एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट इन रियल सिचुएशन इट इज नॉट सो। किसी भी पार्टिकल का मास कितना भी या वॉल्यूम कितना भी छोटा हो सकता है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, लेकिन वो उसका कुछ वॉल्यूम है और इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे डस्ट का पार्टिकल कितना छोटा होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखों में चला जाए तो इरिटेशन करता है, उसका वॉल्यूम मैटर करने लगता है। तो तुम्हारा वॉल्यूम फुटबॉल ग्राउंड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में छोटा था, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं था। बहुत सारे लोग अगर बैठे होंगे फुटबॉल ग्राउंड में तो फिर सारी पब्लिक दौड़ पड़ेगी तो भर जाएगा ना ग्राउंड। भाई मान लो 2 लाख लोग बैठ के फुटबॉल देख रहे हैं एक साथ, तो भर जाएगा ना। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू केटीजी देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता असल में कि दो लोग हों और उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो। कुछ ना कुछ इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में होगा जरूर। तुम लोग बात कर पा रहे हो तब भी, नहीं कर पा रहे हो तब भी। ठीक है, लोगों को पता होता कि उनके बीच का इंटरेक्शन क्या है। ठीक, तो तुम बात हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू केटीजी देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, बट इन रियलिटी देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन विच आर एक्टिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। भाई देखो, किसी किसी को देख के प्यार आता है, किसी किसी को देख के गुस्सा। ये तो एकदम तय बात है ना कि किसी को देख के ऐसा लगता है अरे वाह ये तो कितना अच्छा, इससे देख के बात करने का मन कर रहा है। कोई कोई रिपल्सिव पर्सनालिटी होती जिसे देख के बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक, तो अब हम चाहते क्या है, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा होगा ना, रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा, लेकिन हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं भाई हम न्यूट्रल हो जाएं, हमें किसी से मोह माया बैर किसी से ना हो, है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर, हमें किसी से ये नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? हम अपने आप को आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं? रियल गैस को आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रियल गैस को आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब रियल गैस को आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपने ऊपर प्रेशर कम कर लें। देखो, जो लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे ना, उतर उतर के एक दूसरे को मार गाली गलौज कर रहे हैं, पीट रहे हैं कि तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। लोग एक दूसरे को बचा नहीं रहे, मार रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास प्रेशर बहुत कम है। उन्हें उसे बंदे को ऑफिस जाना था, किसी ने गाड़ी ठोक दी, अब ऑफिस नहीं पहुँच पाएगा तो लड़ेगा ही, ऑब्वियसली उसकी सैलरी कट जाएगी। तो हम क्या करें? अगर हम प्रेशर को कम कर दें मतलब सड़कों से गाड़ियों का प्रेशर ही कम कर दें, बहुत कम गाड़ियों, संडे को निकल जाए सुबह सुबह 4 बजे उठ के, तो क्या होगा कि हम लोग क्या करें? वी विल रिड्यूस द प्रेशर एंड मेक इट P टेंड्स टू 0। मतलब हम क्या करें? प्रेशर को धीरे धीरे इतना कम कर दें कि क्या हो जाए? प्रेशर टेंड्स टू 0 हो जाए तो लड़ाई होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और सब लोग आइडियली बिहेव करेंगे। अगर मान लो खाली रोड हो तो कोई क्यों नचाएगा गाड़ी? कभी तूने पतंग उड़ाई है? पतंग अगर कोई ना उड़ा रहा हो तो अकेले पतंग उड़ाने में मज़ा भी नहीं आता। वो तभी उड़ाने में मज़ा आएगा जब 4 लोग उड़ा रहे हो और एक दूसरे से हम लोग मतलब एक दूसरे की पतंग काट पाए, तभी पतंग उड़ाने में मज़ा। अकेले उड़ाने में कोई मज़ा नहीं। तो आइडियल सिचुएशन होती, पतंग अकेले खड़ी आराम से, कोई फर्क नहीं, साधु पतंग है ना।
दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल बिकम्स वेरी लेस और द वॉल्यूम बिकम इन्फिनिटी। हम क्या करें, प्रेशर कम करने का तरीका क्या है कि हम वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दें, या फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही कम कर दें। जैसे रोड के केस में हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर लिए, और वॉल्यूम को इन्फिनिटी करने का मतलब है हमने पूरे आकाश को ले लिया, ठीक, पतंग उड़ाने वाले केस में। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए बढ़िया से। ये बहुत थ्योरेटिकल बात है, अब इसमें लिखना ज़्यादा नहीं, समझना ज़्यादा है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है और फील करना है। अगर फील कर ले जाओगे तो फिर चैप्टर आसान हो जाएगा। कि वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर, या फिर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड देयरफॉर देयर वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब होगा क्या कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब मान लो आग लगी हो तो एक दूसरे को टक्कर मार के लोग आपस में थोड़ी लगेंगे, पहले अपनी जान बचाएंगे, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का टाइम ही कम मिलेगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। मान लो कि हम लोग कोचिंग के लिए निकले या स्कूल के लिए निकले, और स्कूल में मैडम अगर लेट हो जाओ तो मैडम पनिशमेंट देती हैं, है ना, प्रिंसिपल मैम बाहर निकाल देती है, ग्राउंड के चक्कर लगवाती है। तो उस टाइम पे अगर हमसे कोई टक्कर मार दे तो पहले हम स्कूल जाएंगे ना यार, कि स्कूल का पनिशमेंट ज़्यादा बड़ा, इससे कौन लड़ाई। लेकिन अगर लौटते पे ऐसा हो जाएगा तो हम लोग लड़ने की सोचेंगे भी कि अभी घर जाने के लिए तो कोई जल्दी नहीं है। तो व्हेन यू हैव टेम्परेचर, हीट जब काम कर रही होगी तो इंटरेक्शन का समय नहीं मिलेगा, हम एक दूसरे को कंधा मारेंगे और सॉरी बोल के निकल जाएंगे, अरे यार छोड़ो जाने दो, कौन लड़े, सॉरी भाई सॉरी, निकलो निकलो, है ना, इस टाइप से चलेंगे। ऐसा ही होता है, मेट्रो में एक दूसरे को धक्का लग रहा है, दिल्ली में देखो कौन बॉदर करा, कोई नहीं बॉदर करा, सब सॉरी एक दूसरे को बोल रहे हैं। और यही अच्छी सिचुएशन है, आइडियली यही होना चाहिए, एक दूसरे लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब द डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियलिटी से जो डेविएशन है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कौन, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड की वैल्यू होती है पीवीएम रियल अपॉन पीवीएम आइडियल। अब हमें कोई एक मेजरमेंट का तरीका चाहिए था कि हम जिससे ये बता पाएँ कि कोई गैस आइडियल है या रियल है, कोई गैस आइडियल है या रियल है। हमें ये बताने के लिए कोई ना कोई एक तरीका चाहिए था जिससे हम ये बात कह पाएँ अपने पूरी। ठीक, तो वीएम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, वीएम इज वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल। तो जेड की वैल्यू 1 होगी फॉर आइडियल गैस, और जेड की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि गैस कैसी है, मोर कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू आइडियल गैस, और ग्रेटर देन 1 है तो लेस कंप्रेसिबल। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर में वो लिख देते हैं, जेड ग्रेटर देन 1 में मोर कंप्रेसिबल लिख देते हैं, लेकिन उल्टा होता है। जेड जब लेस देन 1 होता है तो गैस मोर कंप्रेसिबल होती है। ठीक, कैसे, इसे अगर हमें तो चेक करना हो कि गैस कम कंप्रेसिबल है, ज़्यादा गैस कंप्रेसिबल है, तो ऐसा सोचो कि मान लो कोई आइडियल गैस है और तुम उसे ऊपर से प्रेशर ऐसे लगा रहे हो। ठीक है, आइडियल गैस थी, उसमें तुम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, पिस्टन से दबा रहे हो। तो आइडियल गैस क्योंकि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, वो अपने तुम जितना प्रेशर लाओगे उसी हिसाब से वो दबती जाएगी। लेकिन मान लो कोई रियल गैस है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे ही तुम दबाने की कोशिश करोगे वो तो पहले से ही पास आना चाहती थी, फटाफट पास आ जाएगी, और तुम्हारा पिस्टन होगा जो सडनली लैग कर जाएगा, तो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी गैस। ठीक है, गैस क्या होगी, ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, पिस्टन में लैग आ जाएगा, गैस ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। ठीक, तो ये लैग समझ रहे हो, जैसे चलते रहते गड्ढे में पैर चला जाता तो एकदम लैग आता ना पैर में, लेग में लैग आ जाता है, लैग एलएजी लैग कर रहे हैं। ठीक है, एलईजी में एलएजी आ जाता है। ठीक, अब बात आती है ग्राफ बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमने ये ग्राफ बनाया। ठीक, z ग्रेटर देन 1, z इक्वल्स टू 1, z लेस देन 1, और प्रेशर की यूनिट देखो बहुत हाई प्रेशर रेंज है, कैसा है, हाई प्रेशर है। और 4 गैसेस के लिए बनाया, अमोनिया, CH4 और He और H2 के लिए। अब क्या किया, पहले अमोनिया के लिए डिस्कशन करते हैं। तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम NH3 को लिख दें तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, H बॉन्डिंग कर लेगा। तो जब अमोनिया के मान लो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे, और सारी गैसेस के लिए देखो जब प्रेशर टेंड्स टू 0 है, ध्यान से देखना, जब प्रेशर 0 पे है तो सारी गैसेस के लिए Z1 है, जब प्रेशर 0 है तो सब गैसेस के लिए Z1 आ रहा है, यानी कि जब प्रेशर टेंड्स टू 0 तो गैस बिहेव आइडियली। ठीक, अब गैस पार्टिकल मान लिया इनफाइनाइट वॉल्यूम तक, गैस बहुत वॉल्यूम बहुत दूर दूर था, तुमने थोड़ा प्रेशर लगाया और सोचा कि अमोनिया को हम प्रेशर लगा के पास लाते हैं। तो जैसे ही तुम पास लाओगे, क्योंकि अमोनिया में पहले लग रहे होंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देख लो जाके अगर दिक्कत हो रही हो,
पहले लग रहे होंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बाद में धीरे धीरे एक सडन पॉइंट आएगा जहाँ पे वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वो तुरंत फटाफट कंप्रेस हो जाएगा, तो गैस ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। CH4 में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उसमें केवल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होंगे, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा केस नहीं होगा, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी उतनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बेटर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो अमोनिया के केस में क्या काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। क्या काम कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के काम करने की वजह से वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। तो कंप्रेस होते होते किसी पॉइंट यहाँ तक पहुँच गई मान लिया। अब हमने कहा नहीं हम और कंप्रेस करेंगे, तो भाई और कंप्रेस करोगे तो मान लो कि हम अपनी 2 उंगलियों को ही देख लो, बाकी सबको छोड़ दो। 2 उंगलियां आपस में पास लाई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पास आई, अब इन्हें और कस के दबा दिया जाए तो क्या होगा, उंगली टूट जाएगी तुम्हारी, नाखून एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा, तो दर्द होएगा, फिर तुम हटा लोगे। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब और पास लाने की कोशिश करी तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब रप्चर हो गए, टूट गए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर फिर से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होंगे वैन डर वाल वाले। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसी आई जहाँ पे ये 1 पे पहुंचा, क्योंकि ग्राफ कट करेगा। अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अमोनिया के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में उनके साइज की वजह से रिपल्शन आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी चालू हो जाएंगे, और उन रिपल्शंस को मेजर करने के लिए ग्राफ क्या करेगा, अब लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। मान लो तुम चढ़ बैठो किसी के ऊपर, मान लो दोस्ती है तो गोदी थोड़ी चले जाओगे यार किसी की, कि मान लो दोस्ती है, तुमने फ़ोन किया, वो आ गया फटाफट जल्दी आया, दोस्त होगा तो फटाफट आएगा, पास आया, अब तुम गले मिल लिए, ठीक है, एक हद है ना गले मिलने की। अब गले मिलने के बाद क्या होगा कि और कहीं नहीं, और दबाएंगे तुम्हें, और दबाएंगे कैसे, क्या होगा फिर, कहो अरे यार दूर रहो भाई, इतना नहीं चिपको, है ना। तो वही हो रहा है बिल्कुल इसके साथ भी। तो डिस्कशन फॉर अमोनिया मैंने लिखा है, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वो लिखा है, उसे पढ़ लेते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। क्या कर रहा है, as we have increased the pressure, ammonia gas will become more compressible, and this is because of force of attraction acting between the two molecules of ammonia, which is hydrogen bonding। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। as we keep on increasing the pressure, then the hydrogen bonding start breaking, but still there are van der Waals force of attraction are operative एंड दे आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक है, इसलिए मॉलिक्यूल ने जो वो ग्राफ था उसने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। नाउ इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बिकम डोमिनेंट, तो फोर्स ऑफ प्रेशर क्या होंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। इन केस ऑफ CH4 देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑपरेटिंग, दैट्स व्हाई द गिवन प्रेशर CH4 इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू अमोनिया। देख लो भाई CH4 के लिए क्या थी, CH4 हमेशा ऊपर है गिवन प्रेशर पर, ठीक। अब इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मास इज वेरी लेस, मास कम होने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता है, केवल फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करते हैं, जो उनकी साइज की वजह से होते हैं, इसीलिए उनके लिए Z की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक। उनके लिए क्या होता है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन काम करते हैं, तो इसलिए उनके लिए हमेशा क्या होती है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, वो हमेशा लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं फिल कर देता हूँ कि इस रीजन में, यहाँ पे पूरे रीजन में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेंट, इस पूरे रीजन में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेंट, और इस पूरे रीजन में क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन are dominant due to size, ठीक। और ये एक स्पेशल पॉइंट है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये पॉइंट क्या समझा रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आर सेम। तो मोमेंटरली गैस कैसे बिहेव करेगी, मोमेंटरली गैस आइडियली बिहेव करने लगेगी, where the forces of attraction and repulsion are same at that
मोमेंट, उस मोमेंट पे क्या होगा, इसे उठा के थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं यार। एट दैट मोमेंट द गैस बिहेव आइडियली। गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियली, मोमेंटली आइडियली बिहेव करेगी, लेकिन करेगी जरूर। ठीक है, तो ये डिस्कशन बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है। इस पूरी इक्वेशन को समझने के लिए हमें वैन डर वाल ने अपनी रियल गैस इक्वेशन दी। इस प्रोसेस को मैथमेटिकली समझने के लिए वैन डर वाल ने हमें अपनी गैस इक्वेशन दी, विच इज P + A/V m स्क्वायर इंटू VM - B इज इक्वल्स टू RT। तो यहाँ पे P + A/V Vm को अगर हम V/N लिख दें तो P + A इंटू N²/V² माइनस V - NB इज इक्वल्स टू NRT। ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन है, जहाँ पे A और B क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट है, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का डिस्कशन, इस इक्वेशन का डिस्कशन। अब हम लोग रियल गैस पे आ गए। अब इसका मैथमेटिकल डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में ही हम लोग इसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आइडियोमेट्री भी अगली क्लास में ही हम लोग वाइंड अप कर दें, तो 1 घंटे में सारा प्रोग्राम अगला खत्म हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को खत्म होकर थर्सडे को, अगले थर्सडे से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक भाई स्टे ट्यून्ड, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बात समझ में आई हो, कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, मतलब पढ़ाई के अलावा अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम टेबल नहीं बन रहा है, या फिर हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फ्राइडे को एक और वीडियो आ रहा है कि हम लोगों को पहला जेईई मेंस ही क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, वाई वी शुड अटेम्प्ट द फर्स्ट मेंस। ठीक, इस पर एक वीडियो आ रहा है, तो उसे ध्यान से देखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, लोगों तक पहुँचाते रहो, शेयर तो जरूर करना ही है ना। तो बढ़िया से पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।